हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, प्रीवियस वीडियोस में हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कवर किया था। हमने ये जाना था कि किस प्रकार एक सागर, एक भूसनती या फिर एक जियोसिंक्लाइन विश्व के एक मोनोटोनस प्लेन में परिवर्तित हो जाती है और इनमें मेन रिवर्स कौन सी थी, इसके बारे में हमने एक डिटेल एनालिसिस किया। अब इसके पश्चात हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के वर्गीकरण वाले चैप्टर पर आने वाले हैं, अर्थात उत्तर भारत का मैदान जिसका विस्तार आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आसाम राज्यों में विस्तृत देखने के लिए मिलता है। अब इसमें एक एक राज्य का डिटेल एनालिसिस होगा, वहां की वर्तमान समस्याओं के बारे में भी हम जानेंगे और साथ में उनकी वर्तमान उपलब्धियों के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि मान लीजिए आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए उनको देखिए, ताकि आपके आगे के कॉन्सेप्ट, जो आगे वीडियो में आने वाले कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो सके। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। राजस्थान का मैदान, ये मैप है। अब सबसे पहले मैं एक इंट्रो के फॉर्म में आपको बता देता हूं कि राजस्थान के मैदान को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसमें मेन भाग कौन से आते हैं और उन मेन पार्ट्स का क्या क्या रोल रहता है। तो यह है हेडिंग राजस्थान का मैदान। इसको हम याद रखिएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसके वेस्टर्न पार्ट में, अर्थात इसके पश्चिमी साइड, आपको एक भाग देखने के लिए मिलता है जिसे कॉल किया जाता है मारुस्थली। इसे कहा जाता है मारुस्थली, यानी कि जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं थार का मरुस्थल, बस उसी को हमने एक और अच्छी हिंदी लैंग्वेज में नाम दे दिया है मारुस्थली। और इसके पूर्वी भाग में आपको देखने के लिए मिलता है मारवाड़ का मैदान। और इस मैदान के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा। हाँ, यदि मान लीजिए आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो ये पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं नाम यहाँ पर बता देता हूँ, जियोग्राफी अभिषेक कुमार के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। उसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो हर दिन के हिसाब से मैं वहां पर PDF अपलोड करता हूं। और यदि मान लीजिए मैं किसी दिन PDF नहीं भी अपलोड कर पाता हूं तो PDF का नाम ही उस डेट के नाम पर रहता है। तो यदि मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उसकी PDF नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें तो मैं उसकी PDF अपलोड करा दूंगा। अदरवाइज अभी तक यहाँ पर PDF अपलोड की जा रही है, तो PDF चाहिए हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ के मैदान की। और जब आप मारवाड़ के मैदान की बात करेंगे तो याद रखें कि मारवाड़ का मैदान वास्तविकता में दक्कन के पठार का विस्तार था। अब एक एक बात मेरी आप ध्यान से सुनना कि दक्कन के पठार का निर्माण एक्चुअल में क्रिटेशियस काल में हुआ था, जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ और अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर यह रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा। अब ऐसा मैदान या फिर ऐसा पठार जिसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से होता है, यहां पर आपको एक विशेष प्रकार की रॉक देखने के लिए मिलती है और इन रॉक को कहा जाता है बेसाल्टिक रॉक या फिर इन्हीं को कहा जाता है बेसाल्ट चट्टाने। क्लियर? तो यहां पर आपको बेसाल्टिक रॉक्स की अधिकता देखने के लिए मिल रही है। और इसीलिए बेसाल्ट रॉक का जब अपर्दन होता है तो इससे बनने वाली मृदा को आप कॉल करते हैं काली मृदा। तो इस पूरे दक्कन के पठार के एरिया में, अर्थात दक्कन के पठार का ही विस्तार माना जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, पस्तर का पठार, कर्नाटक का पठार, ये सभी दक्कन के पठार के ही विस्तार हैं। और इसीलिए पूरे एरिया में आपको ब्लैक सॉइल अर्थात काली मृदा का विस्तार देखने के लिए मिलता है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि मारवाड़ का मैदान भी दक्कन के पठार का विस्तार है तो यहां पर भी आपको एक्चुअल में ब्लैक सॉइल मौजूद देखने के लिए मिल रही है। और मैंने कल के वीडियो में यह डिस्कस किया था कि एक्चुअल में यदि आप देखें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ कैसे है, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित अंतर समुद्री गर्त में हिमालयी नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेप से। और मैंने कल बताया था कि नदियों द्वारा लाया हुआ अवसाद किस प्रकार का होता है, तो याद रखें बच्चों, यह जलोढ़ निक्षेप होता है। क्लियर? अर्थात यहां पर पूरे उत्तर भारत के मैदान में आपको एक विशेष प्रकार की मृदा देखने के लिए मिलती है जो काफी उपजाऊ, जो काफी फर्टाइल होती है। इस मृदा को कॉल किया जाता है जलोढ़ मृदा। और यदि ये जलोढ़ मृदा आपको मारवाड़ के मैदान में नहीं मिल रही है, दैट इज, आप इसको समझेंगे कि वास्तविकता में ये मारवाड़ का मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाग में नहीं आता है।
इज दैट क्लियर? और यदि क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इसको छोड़ देते हैं, यानी कि अब मारवाड़ का मैदान हमारा कंप्लीट हो गया कि ये उत्तर भारत के मैदान में आता ही नहीं है, तो बेसिकली इसको हमको दक्कन के पठार वाले चैप्टर में कंप्लीट करना है, यानी कि जब हमारा पेनिनसुलर इंडिया स्टार्ट होगा तो वहां पर हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। वैसे कुछ ज्यादा है नहीं खास इसमें। अब वापस आते हैं हम मारुस्थली वाले चैप्टर पर, और जब आप मारुस्थली की बात करेंगे तो याद रखिएगा इस मारुस्थली की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि बचपन से जो हम नाम सुनते आ रहे हैं ना, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट, बस वही है ये मारुस्थली वाला भाग। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसकी विशेषताओं के बारे में, और यदि इसकी विशेषता पर आते हैं तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बच्चों ये निकल के आती है कि यहां पर आपको मौजूद देखने के लिए मिलेंगे धृयान। अब ये धृयान क्या होते हैं? यहां पर आपको मौजूद देखने के लिए मिलते हैं धृयान, और ये धृयान को यदि एक वर्ड में मैं डिफाइन करूं तो यहां एक पूरे वाक्य में मैं डिफाइन करूं तो ये हो जाएगा कि उच्च वेगीय पवनों द्वारा विस्थापित किए हुए रेत के टीलों को आप क्या नाम देते हैं? धृयान का। ध्यान से सुनिएगा, उच्च वेगीय पवनों द्वारा विस्थापित किए हुए रेत के टीलों को आप नाम देते हैं धृयान का। अर्थात यदि मैं अब लिखूंगा बाद में, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई भी डेजर्टिफाइड एरिया है किसी भी मरुस्थलीकृत क्षेत्र में, आपको उतना अधिक जैव विविधता, उतने अधिक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में उतना अधिक आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, और जब ये कुछ नहीं है तो याद रखिएगा कि वहां पर प्रवाहित होने वाली पवनों को अवरोध प्रदान नहीं किया जा रहा है। और जब बिना अवरोध के किसी भी स्थान पर पवनें प्रवाहित होती हैं तो याद रखें कि वे उच्च वेगीय पवनें होती हैं। और चूंकि आपको यहां पर इस एरिया में पूरी पवनें उच्च वेगीय देखने के लिए मिल रही हैं, तो यहां पर ये पवनें करती हैं बेसिकली किसका निर्माण? ये पवन करती हैं रेत के टीलों का निर्माण, और फिर यही रेत के टीले विस्थापित कर लिए जाते हैं, यानी कि पहले निर्माण हो गया और फिर निर्माण के पश्चात कई बार देखा जाता है कि यहां पर पवनें चलते चलते इन्हीं रेत को उठाकर एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर जमा करती हैं। तो लगता यह है कि एक्चुअल में यह रेत का टीला गमन कर रहा है, पर यह गमन नहीं करता। वहां पर बहने वाली पवन एक स्थान से उठाकर रेत को दूसरे स्थान पर जमा कर रही होती है। क्लियर? यानी कि कहीं यदि पवन का वेग ज्यादा है तो कहीं पर ये कम भी होगा, तो जहां पर कम होता है वहां पर ये रेत के टीले विस्थापित हो जाते हैं। तो यहीं पर इनको क्या कहा जाता है? पवन द्वारा रेत के टीले जो कि विस्थापित कर लिए जाते हैं, इन्हें कॉल किया जाता है बेसिकली धृयान। और इन्हीं की कुछ और विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलेंगी कि जब आप मारुस्थली वाले एरिया में देखते हैं तो मारुस्थली वाले एरिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, और ये 3 भाग कौन से होते हैं? तो ये 3 भाग होते हैं बेसिकली हमाडा, एक आता है हमाडा, एक आता है रेग, और एक आपको देखने के लिए मिलेगा अर्ग। अब ये हमाडा क्या होता है, रेग क्या होता है और अर्ग क्या होता है, तो इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझिएगा बच्चों कि ऐसा नहीं है कि जब आप मारुस्थली वाला क्षेत्र देखेंगे तो वहां पर केवल और केवल आपको रेत ही रेत दिखाई देगी, केवल और केवल बालू देखने के लिए मिलेगी। अपितु ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि उस क्षेत्र में आप क्या पाएं? रेत के अलावा कुछ बजरी पाएं, कुछ आपको वहां पर देखने के लिए मिले अन्य पदार्थ, यानी कि जैसे हो सकता है कि बीच में आपको चट्टानी टीले भी देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि उस एरिया में आप पाएंगे कि बहुत बारीक बालू के साथ कुछ मोटी रेत भी देखने के लिए मिल रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप हमाडा, रेग और अर्ग का अध्ययन करते हैं तो यहां पर एक्चुअल में जहां पर सबसे ज्यादा आपको चट्टाने देखने के लिए मिले, है ना, अर्थात जिस एरिया में आपको चट्टानी टीले सर्वाधिक देखने के लिए मिल रहे हैं, इस एरिया को बेसिकली क्या कॉल किया जाएगा? इसे कॉल किया जाएगा हमाडा। और जिस स्थान पर आपको बजरी के साथ, बजरी मतलब कि मोटी रेत के साथ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, अर्थात बजरी व छोटे पत्थर देखने के लिए अधिक मिलते हैं, तो इसे कॉल किया जाता है रेग। और जिस स्थान पर आपको सर्वाधिक मात्रा में बालू दिखाई देती है, अर्थात बालू की मात्रा अधिक होती है, इसे क्या कॉल किया जाता है बच्चों? इसे कॉल किया जाता है बेसिकली अर्ग। क्लियर? तो इस पूरे उत्तर भारत के मैदान में इस मारुस्थली वाले पार्ट को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक आते हैं चट्टानी टीले वाला भाग जिसको हम हमाडा कहते हैं, एक आता है हमारा बजरी वाला पार्ट और छोटे पत्थरों वाला भाग जिसको हम कहते हैं रेग, और एक भाग आपको देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल बालू वाला, यानी कि जहां पर आपको रेत की प्रधानता देखने के लिए मिलेगी, इसे कहा जाता है अर्ग। याद रखें कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है
और जैसा एज इट इज यदि मैं बता रहा हूं वैसा आपने एग्जाम में लिखा और एग्जाम में आंसर राइटिंग करने का प्रयास किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ेगा जरूर, यानी कि वो काफी इंटरेस्टिंग आंसर आपका देखने के लिए मिलेगा। अब वापस से आते हैं कि यदि आप देखें तो इस पूरे मारुस्थली की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे इसी मारुस्थली की एक अन्य विशेषता आपको देखने के लिए मिलती है, यहां पर मौजूद खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, जिसमें से एक झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, और वो भी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील की मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो आप चिल्का का नाम कमेंट कर दें। यहां पर मेरा कहने का अर्थ है कि दो प्रकार की झीलें होती हैं भाई। एक होती है समुद्र तट पर स्थित खारे पानी में यदि हम बात करें, जिनको हम सामान्यतः केरल वाले एरिया में लैगून झील के नाम से जानते हैं, और एक आपको देखने के लिए मिलेंगी अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलें। दैट इज इनका खारेपन होने का कारण, यानी कि इनका स्लाइनीनेस का कारण कुछ और होता है, और इनके स्लाइनीनेस अर्थात इनके खारे होने का कारण होते हैं बेसिकली चट्टानों में उपस्थित खनिज। तो एक्चुअल में आप याद रखें कि ये राजस्थान वाले एरिया में समुद्र तो है नहीं, और जब समुद्र नहीं है तो यहां पर इन झीलों के खारे होने का कारण क्या है, तो इन चट्टानों में, इन रॉक्स में उपस्थित मिनरल्स जो कि इनको खारा बना देते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण झील है खारे पानी में सामर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। और अंतःस्थलीय का मतलब क्या होता है, तो जो मैंने अभी बताया कि एक्चुअल में इसके खारे होने का कारण समुद्री जल नहीं अपितु यहां पर मौजूद खनिज हैं जो कि यहां की चट्टानों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा बच्चों, क्लियर। तो एक तो हो जाती है सामर झील जो कि बहुत फेमस प्लेस मानी जाती है, एक आती है केवलादेव झील। और केवलादेव झील के बारे में हमने डिस्कशन किया था शायद प्रीवियस वीडियोस में कि एक्चुअल में रामसर कन्वेंशन एक साइड है जो कि विश्व के आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कार्य करती है, और यहां पर इस केवलादेव झील को विश्व के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में शामिल तो किया गया है, परंतु इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ये तो इंपॉर्टेंट बेसिकली इसलिए है कि इनकी रामसर कन्वेंशन के द्वारा जारी किया जाने वाला मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, अर्थात वर्ल्ड में ऐसे क्षेत्र या फिर ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उनको रामसर कन्वेंशन अपनी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की सूची में शामिल करता है, जिसमें भारत के दो क्षेत्र हैं। एक आता है केवलादेव लेक और एक आपको देखने के लिए मिलेगा पूर्वोत्तर भारत का लोकटाक लेक, जिस पर फुंडिस के द्वारा निर्मित विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ भी स्थित देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर यह केवलादेव झील इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रामसर कन्वेंशन में शामिल है, ना केवल इसलिए क्योंकि यहां पर तो सभी झीलें लगभग रामसर कन्वेंशन में शामिल दिखाई देती हैं मोटे मोटे आधार पर, परंतु यह केवलादेव झील मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। नेक्स्ट बात यह आती है कि यहां पर दो और झीलें आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक है देगाना और एक और आती है, देगाना झील है ये बच्चों, और एक और झील आती है यहां पर दियो आना, ये जिसमें से आपको केवलादेव झील और साथ में दियो आना है ना, केवलादेव और साथ में सामर लेक आपको एटलस में मिल जाएंगी। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो ये एटलस में नहीं मिलेंगी, हो सकता है ना मिले। इसी की नेक्स्ट विशेषता आती है यहां पर मौजूद कुछ अंतःस्थलीय नदियां, अर्थात यदि हम नेक्स्ट विशेषताओं की बात करें तो यहां पर आपको अंतःस्थलीय नदियां देखने के लिए मिलेंगी। क्या होती हैं ये अंतःस्थलीय नदियां, तो बच्चों याद रखिएगा कि ऐसी नदी जो कि किसी समुद्र सतह से जाकर नहीं मिलती है, अर्थात ये किसी भी सागर, किसी भी महासागर अथवा उसके किसी भाग अर्थात खाड़ी, गल्फ, किसी में भी अपना जल प्रवाहित नहीं करती, यानी कि कोई भी नदी निकलती है तो उसका अंतिम उद्देश्य होता है किसी भी सागर, किसी भी महासागर या अथवा किसी भी खाड़ी को प्राप्त करना, अर्थात अपने से बड़ी जल राशि में जलमग्न हो जाना, यह उसका उद्देश्य होता है बच्चों। परंतु यदि यहां पर यह नदी किसी भी सागर महासागर में जाकर नहीं मिल रही है, अपितु यह स्थल खंड के अंदर ही विलीन हो जा रही है, तो इसको क्या कॉल किया जाता है, इसे कॉल किया जाता है अंतःस्थलीय नदी। और यहां पर भारत में आपको लगभग 2 या 3 अंतःस्थलीय नदियां देखने के लिए मिलेंगी। एक मिलती है हमें बनास रिवर,
एक देखने के लिए मिलती है हमें बनास रिवर, और ये बनास नदी याद रखिएगा अरावली पर्वत को पूर्व से पश्चिम की दिशा में पार करती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर देखने के लिए मिलेगी, ये है लूनी नदी, जो कि मारुस्थली के संदर्भ में बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मारुस्थली के संदर्भ में इंपॉर्टेंट इसलिए, अब आप जरा ये वाला मैप देखेंगे और इस मैप को आप अच्छे समझने का प्रयास करेंगे कि ये है लूनी नदी, और ये लूनी नदी पूरे मारुस्थली एरिया में प्रवाहित होने वाली एकमात्र रिवर है बच्चों। केवल और केवल यही प्रवाहित होती है। अर्थात यदि मैं बात करूं तो मारुस्थली में जीवन यापन करने वाले उन व्यक्तियों का या फिर उन ह्यूमंस के जल का एकमात्र या फिर ताजे पानी का एकमात्र स्रोत आप पाएंगे कि लूनी नदी है, और दूसरा वर्षा जल है ना। तो इसीलिए इस संदर्भ की दृष्टि से ये लूनी नदी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं इस लूनी नदी के बारे में यहां पर कुछ डेटा लिख रहा हूं, यहां पर पहले मैं नोट कर देता हूं। तो यहां से प्रारंभ होता है लूनी नदी, और यदि लूनी नदी के बारे में हम बात करते हैं तो एक्चुअल में याद रखिएगा कि ये लूनी नदी का उद्गम है ना, एक एक बात मैं लिखते जा रहा हूं, आप भी नोट करते जाइएगा कि यदि लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है, देखिए एटलस भी देखते जाइएगा है ना, एटलस, और साथ में ये जो मैप बना हुआ है यहां पर यह है अजमेर वाला क्षेत्र है ना। तो इसका उद्गम आपको देखने के लिए मिलेगा अजमेर, आपने सिटी का नाम सुना होगा आई थिंक। अजमेर के समीप एक स्थान है जिसका नाम है श्री माधोपुर। तो अजमेर के श्री माधोपुर के समीप से ये उद्गम लेती है, और श्री माधोपुर के समीप से उद्गम लेने के पश्चात ये दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इट मींस ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको प्रवाहित देखने के लिए मिलेगी। और जब ये साउथ वेस्ट में प्रवाहित होती है तो ये गुजरती है खारे पानी की एक झील से, और इस झील का नाम है, इस झील का नाम देखने के लिए मिलेगा सांबर झील। और सांबर झील के खारे होने का मैंने अभी कारण क्या बताया था कि यहां पर बेसिकली चट्टानों में मौजूद खनिजों की उपस्थिति के कारण ये सांबर झील आपको खारी देखने के लिए मिलती है। और इसीलिए जब इस झील से ये नदी बाहर आती है तो कुछ कंडीशन में हम पाते हैं कि ये लूनी नदी भी कई बार खारी हो जाती है, अर्थात इस लूनी नदी में खनिजों की मात्रा बढ़ जाती है। और इन खनिजों की मात्रा बढ़ने के कारण आप लूनी नदी को कई बार पाएंगे, कई जगह पर लिखा मिलेगा कि इसे खारी रिवर या फिर खारे पानी की रिवर कॉल किया जाता है। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बच्चों ये ग्रीन कलर से मैंने सामने लिखा हुआ है। अब एक बात और याद रखें कि यहां से प्रवाहित होने के पश्चात यह लूनी नदी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रवाहित होते हुए अपना मुहाना बनाती है कच्छ के रण में। और यहां पर याद रखने वाली बात ये कि हमने कच्छ के रण को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है ग्रेट कच्छ रण ऊपर की ओर और एक आता है छोटा कच्छ रण। तो ये बेसिकली अपना मुहाना बनाती है ग्रेट कच्छ रण या फिर ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। इज दैट क्लियर बच्चों? ये था हमारी लूनी नदी के बारे में। अब यहां से जब आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा मारुस्थली वाला एरिया है, और मारुस्थली एरिया को यदि आप ध्यान से देखें तो एक स्थान आपको येलो कलर का देखने के लिए मिलेगा। इस येलो कलर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है जैसलमेर। और यदि बात की जाए जैसलमेर की तो यहां पर आपको एक राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलेगा, और यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? यहां पर जैसलमेर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका नाम है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। और यदि बात की जाए मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान की तो आप इसके बारे में 2-3 फैक्ट याद रखें कि एक तो ये पूरे भारत का सबसे पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि ये पश्चिमी सीमा पर आता है। और जैसलमेर बेसिकली कहां आएगा, तो ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान की बॉर्डर, यहां से प्रारंभ होती है। तो यहां पर ये जैसलमेर आपको इंडिया और पाकिस्तान के इनके मध्य में देखने के लिए मिलेगा, है इंडिया की सिटी। अब यहां पर ये जो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है एक्चुअल में ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा आप समझिएगा कि ये फेमस है अपने प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिए। और क्या होते हैं प्रवासी और निवासी पक्षी, तो यदि आपने एनवायरनमेंट की क्लास अटेंड की हो तो आपने वहां पर समझा होगा कि 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जिनका जो अपने ही नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, अपने ही नेचुरल हैबिटेट यानी कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है। जैसे कि यदि शेरों की हम बात करते हैं तो शेरों का प्राकृतिक आवास सवाना घास के मैदान है, तो वो मिलते हैं सवाना घास के मैदान में और अपना निवास स्थान भी बनाते हैं सवाना घास के मैदान। भारत के संदर्भ में ये मिलते हैं गिरवन वाले क्षेत्र में। और यदि इसके अलावा वो कहीं और मिल रहे हैं, इट मीन्स वो माइग्रेट करके ले जाए गए हैं, या फिर उनका स्मगलिंग हुई है, या फिर वे स्वयं माइग्रेट करके वहां पर गए हैं, पलायन हुआ है उनका, है ना। तो
यदि वो किसी और स्थान में मिले तो इसे कहा जाएगा प्रवासी, और यदि वो अपने ही स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं तो इसे कॉल किया जाता है निवासी बच्चों। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं तो एक्चुअल में ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान की एक निवासी पक्षी है, जिसको हम सामान्यतः सोन चिड़िया के नाम से जानते हैं ना। और इसीलिए मैंने ये बात बोली कि यहां पर आपको मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी और निवासी पक्षी देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑल्सो कॉल्ड इन जनरल लैंग्वेज सोन चिड़िया। क्लियर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि यहां पर ये वाला पार्ट खत्म। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप पूरे राजस्थान के मैदान को देखें, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में एक आता है हमारा क्या, एक आपको देखने के लिए मिलेगा मारुस्थली वाला एरिया और एक आता है मारवाड़ वाला एरिया। और इन दोनों ही पार्ट्स को एक्चुअल में डिवाइड कौन कर रहा है, तो आप पाएंगे कि इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करने वाली एक रेखा या फिर एक स्थलाकृति को हमने नाम दिया है अरावली माउंटेन। और ये अरावली माउंटेन वास्तविकता में यदि आज आप देखेंगे तो न्यूज में बहुत तेजी से बना हुआ है। और इसके न्यूज में बने होने का कारण क्या है बच्चों, तो अरावली का तेजी से अनाच्छादन हो रहा है। इसके कुछ प्राकृतिक रीजन भी है और कुछ मानव जनित रीजन भी हैं, यानी कि मानव अपनी लालसा को पूर्ण करने के लिए लगातार वनों का ह्रास कर रहा है। और जब वनों का ह्रास होता है तो यहां पर उसका डायरेक्टली इंपैक्ट एनवायरमेंट और इकोलॉजी पर आपको देखने के लिए मिलता है। और अरावली के लगातार अनाच्छादन के चलते, यहां पर अवैध खनन के चलते अरावली पर्वत में तेजी से पर्यावरण ह्रास हो रहा है। और इसी पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए भारत सरकार समय समय पर कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, और उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये इंडिया के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या है ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बेसिकली, तो ये मैं इंडिया के संदर्भ में बता रहा हूं, क्योंकि पहले आप इसकी हिस्ट्री जान लीजिए। देखिए, आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्टिफाइड एरिया आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने के लिए मिलेगा। और जब मैं आपको अफ्रीका कवर कराऊंगा तो फिर वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसी सहारा के आसपास आप पाएंगे कि साहेल का विस्तार है। और यहां पर साहेल के साथ सीमा बनाने वाले लगभग 11 देशों, जिसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, नाइजीरिया, नाइजर, ये सभी शामिल हैं। इन लगभग 11 देशों की संख्या में अफ्रीका महाद्वीप ने एक प्रोजेक्ट चलाया, यानी कि इन 11 देशों की सरकार ने मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाया जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट नाम दिया गया। और इसी ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की तर्ज पर भारत सरकार ने भी, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री, इनका नाम था भूपेंद्र यादव, इन्होंने 25 मार्च 2023 को एक घोषणा की और इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात ये प्रारंभ कहां से हुआ या फिर किसकी तर्ज पर प्रारंभ हुआ। तो याद रखें कि अफ्रीका महाद्वीप में जो सवाना है वहां पर आपको साहेल देखने के लिए मिलता है। और यहां पर कृषि भूमि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, साहेल में कृषि भूमि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 11 देशों द्वारा इसको मान्यता दी गई और इसको क्या कराया गया, कृषि भूमि बढ़ाने हेतु ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया गया। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि ये 11 देशों के नाम कौन कौन से हैं। कुछ के नाम मैं बता देता हूं कि एक तो आता है जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, नाइजर, नाइजीरिया, जैसे बुर्किना फासो। अब इसके अलावा जो भी नाम शेष रह गए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इज दैट क्लियर? और यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं की तर्ज पर भारत में भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और भारत में स्टार्ट हुए इस प्रोजेक्ट को बेसिकली कॉल किया जाता है क्या, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। और यदि बात की जाए इस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की तो याद रखिएगा इसकी भारत में पृष्ठभूमि क्या रहेगी, यानी कि क्वेश्चन वन लाइन फैक्ट के आधार पर भी आ जाते हैं। तो आप याद रखें कि हरियाणा का एक गांव है, हरियाणा का एक ग्राम है जिसका नाम है टिकली। हरियाणा का एक ग्राम है जिसका नाम है टिकली। तो टिकली ग्राम से बेसिकली भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की थी, भूपेंद्र यादव। और ये कौन थे, तत्कालीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री। और इन्होंने यह बताया था कि
अब अरावली पर्वत का जिस प्रकार वर्तमान में तेजी से ह्रास्य हो रहा है, इस ह्रास्य को यदि नहीं रोका गया बच्चों, तो आने वाले समय में अरावली पर्वत, जो कि बेसिकली एक अवशेष वलित पर्वत का उदाहरण है, मैं आपके बारे में इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं कि एक अवशेष वलित पर्वत है, 4 राज्यों में यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के मध्य ये लगभग अनाच्छादित हो गया है। दैट्स वाई कि यहां दिल्ली के पास आप पाएंगे कि इसे दिल्ली रिज नाम से जाना जाता है और साथ में लगातार इसका खनन हो रहा है और भारत सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर डिसीजन भी लिया है, परंतु उसके बावजूद अवैध खनन देखने के लिए मिल रहा है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि इस एरिया में आपको बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण जैव विविधता लगातार कम होती हुई देखने के लिए मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार कम हो रही इस पर्यावरणीय जैव विविधता को रोकने के लिए यह फैसला किया गया कि सर, अरावली पर्वत जिन 4 राज्यों में विस्तृत आपको दिखाई देता है, उन 4 राज्यों में 5 ग्रीन प्रोजेक्ट चलाएं, 5 ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात की गई। और ये 5 ग्रीन कॉरिडोर कितने राज्यों में होंगे? तो 4 राज्यों में। और इसके तहत जितने भी पेड़ हैं, जितने भी झाड़ियां हैं, उनकी देशज प्रजाति यानी कि जो भी ऐसे पेड़ जो बेसिकली एक पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 कॉरिडोर 4 राज्यों में बनाए जाने हैं। ऐसे सभी पेड़ पौधे जो कि एक पर्यावरण और पारिस्थितिकी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी को यहां पर लगाया जाएगा। और याद रखिएगा कि पेड़ ही लगाना क्यों? क्योंकि किसी भी स्थान में यदि आपको जैव विविधता को बचाना है तो उसका केवल एकमात्र उपाय है कि आप वहां पर वन संपदा को बचा लीजिए। यदि आपने वन संपदा को बचाया तो वन संपदा के अनुसार वहां पर शाकाहारी जीवों को आप बसा सकते हैं। शाकाहारी के अनुसार आप सर्वाहारी, मांसाहारी, पशु पक्षी सभी को आप बसा सकते हैं। अर्थात वहां पर आपको एक फूड चेन अप्लाई होती हुई देखने के लिए मिलेगी। दैट्स व्हाई यहां पर इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसकी डेट थी लगभग 25 मार्च 2023। अर्थात अभी 25 मार्च को इसको 1 साल पूर्ण हुए हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं एक और वीडियो इस पूरे टॉपिक पर लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में यह मरुस्थलीय वाला क्षेत्र का विस्तार क्यों हो रहा है और उसको हम डिटेलिंग में समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक बार मैं कंपाइल करता हूं कि सबसे पहले हमने प्रारंभ कहां से किया? राजस्थान के मैदान से। राजस्थान के मैदान को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मरुस्थली और साथ में मारवाड़ का मैदान। इसको हमने डिटेलिंग में समझा। फिर हमने अरावली पर्वत के बारे में जाना, जो कि वर्ल्ड का एक अवशेष वलित पर्वत है और अवशेष ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि आर्कियन में मालानी वॉल्केनिक करप्शन के द्वारा ही यहां पर आइशिस का अंत हुआ था और साथ में ये जो होमो सेपियंस है, इनकी उत्पत्ति का काल प्रारंभ हुआ था। यानी कि अरावली पर्वत पृथ्वी के इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चों। अब यदि यहां पर हम बात करें तो इसके पश्चात हमने अरावली की समस्या, लूनी नदी और साथ में जैसलमेर के बारे में और यहां पर एक नेशनल पार्क मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी डिस्कस किया। अब यहां पर हमने एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली अरावली तथा उसके इकोसिस्टम को बचाने के लिए चलाया जा रहा है, इसके बारे में हमने समझा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाएं। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करेगा ऐसे ही अन्य वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।